नीति तू अभी तक तैयार नहीं हुई और तू रो क्यों रही है? आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं माँ? 1 साल से मैं ये सब घिन आने लगी है मुझे खुद से। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना माँ? बेटा तू तो सब जानती है ना कि हमारे घर के क्या हाल है, और आदित्य की पढ़ाई का खर्चा भी है ना। एक्स्ट्रा पैसे कमाओगी? एक्स्ट्रा क्या? ज्यादा कुछ नहीं, बस कस्टमर को जाके थोड़ा कॉपरेट करने का। वो कहते हैं ना, कस्टमर इज किंग। तुम लेट हो, बाकी मैं सब कर लूंगा। ये अपने डील का, और ये तुम्हारा टिप। लगी तो नहीं? घबराने की कोई बात नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगा। ओह, ये लो। अब मेरी बात मानो, यहां थोड़ा आराम कर लो। एकदम से चलोगी तो चक्कर आ जाएंगे। फीलिंग बेटर? ये क्या कर लिया? ये चोट कैसे लगी तुमको? अच्छा ये बताओ, ये बलवीर सिंह सोढ़ी, इस बुढ़े को तुम कैसे जानती हो? मैं उन्हें नहीं जानती। उनके घर के सामने चोट लगी थी तो उन्होंने मदद कर दी। कोई जरूरत नहीं है उससे मदद लेने की। उस बुढ़े की ना, उसकी नीयत ठीक नहीं है, कह रहा हूं मैं। छी, ये क्या देख रहे हैं आप? ला मेरा फोन। शर्म नहीं आती आपको ये सब देखते हुए? उसमें शर्म की क्या बात है? किसने लिंक फॉरवर्ड किया था? मैंने खोला, मुझे क्या पता था ये सब निकलेगा। आपको पता है, बांके भी छिप कर देख रहा था। बांके और नला की तरफ। हाँ तुझे शर्म नहीं आती? वो पीछे खड़े खड़े मेरे फोन में झांकता छिप छिप कर। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं देख। चल निकल। अच्छा उसे छोड़िए, मुझे 20,000 रुपए चाहिए, कुछ सामान खरीदना है। अच्छा, सामान लेना है या अपनी पोती के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदना है? आपको तो अपने बेटे पोती से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे एहसान फरामोश औलाद के साथ मुझे कोई लेन देन रखना भी नहीं है। ला मेरा फोन दे। दे ना। मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैं अभी बात करता हूँ तुम्हारे बाप से। नहीं अंकल, आप ऐसा कुछ मत करिएगा अंकल। आप जानते नहीं मेरे पापा को, पता नहीं वो क्या करेंगे मेरे साथ। मेरी जिंदगी तो खराब हो गई अंकल, कम से कम मैं अपनी भाई की लाइफ तो सुधार लूं।
नहीं अंकल प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ अंकल, प्लीज आप कुछ मत करिएगा। क्या कर रही हो तुम? अच्छा कोई बात, रो मत, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस चुप चुप। ये लड़की शर्म नहीं आती? तेरी बाप की उम्र के आदमी है ये क्या बक रहे हो तुम? मैं बक रही हूँ। और ये क्या कर रही है? मेरे बाप की उम्र के आदमी के साथ चिपक रही है। आपको पता है ये कैसे कैसे कपड़े पहनती है, देर रात तक बाहर रहती है, लगता है इसने आपको भी फंसा लिया है। फालतू बकवास बंद कर अपनी। नीति 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 रुको तो। नालायक। उस बाजारू लड़की के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। क्या कर रहा है अपने उस कमीने बेटे के साथ? जा रही हूँ। तो जा ना, जा रहा अपने उस लड़के के साथ में। कोई नहीं चाहिए मुझे। मजे लूट रहा है बूढ़ा। अरे जयराम बांके भैया। जयराम पांडे जी, जयराम। और गांव से हो आए? अरे हाँ बिल्कुल। और भाभी बच्चे कैसे हैं? सब ठीक सब ठीक। ये शहर में चाहे जितनी चमक धमक हो, लेकिन गांव का हवा पानी कुछ अलग ही है। हाँ भैया ये बात तो आप सही कह रहे हैं। चलो पांडे जी चलता हूँ। चलो चल। साहब, सोडी साहब, सुबह सुबह पेग लगा के ढेर हो गए लगता है आज। मोबाइल भी नहीं है सर। एक काम करो, पूरा घर चेक करो। सर मर्डर वेपन जैसा कुछ भी नहीं मिला और ना ही कोई फोन मिला है। तो सर बाकी सामान भी सब बरोबर अपनी जगह पे है, फुटेज का ही हल्ला नहीं है। आईटी कमिश्नर थे तो दुश्मनों की कमी नहीं हो। बहुत से अमीर और पावरफुल लोगों के रडार पर होंगे सोडी साहब। और रिटायर होने के बाद मार दिया उन्होंने। सिद्धार्थ। यस सर। इनका नंबर निकाल के ट्रेस पे डालो और सीडीआर भी निकालना। ओके सर। और अश्वी तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इनके पिछले साल के और बाकी सारे कंट्रोवर्शियल केसेस की फाइल मंगवाओ। जी सर। ताबे जी, वो नौकर कहाँ है जिसने मर्डर रिपोर्ट किया? परिवार में बीवी और एक बेटा है, लेकिन हमारे साथ अपने बेटे से बातचीत ही नहीं करते थे कि बेटे ने मनपसंद लड़की से शादी भी की थी, इसीलिए उन्होंने बेटे और बहू को निकाल दिया। और पत्नी? वो थी ना साहब, वो उन्हीं के साथ रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले उनका बहुत झगड़ा हुआ। वो हमारे साहब का और नीति मैडम का अफेयर चल रहा था ना, इसलिए अनु मैडम घर छोड़ के चली गई। नीति मैडम? हाँ साहब। जानते हो कौन है? हाँ साहब, सब जानते हैं सोसाइटी में उनको। और तुम गांव गए हुए थे? हाँ जी साहब। कब? साहब 4 मई को साहब, 11 बजे की बस थी। सर पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं पे कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बात सस्पिशियस है सर, टेरेस लॉक है। कोई जरूरी कागजात या कोई फाइल्स मिसिंग ऐसा कुछ? वो अलमारी में बंद है। और चाबी कहाँ है? साहब के पास ही रहती थी। और टेरेस की? उसकी भी। मुझे जाने दो, ये मेरा घर है। छोड़ो, छोड़। बलवीर जी, बलवीर जी, उस नीति ने मेरे पति को खा लिया। मुझे तेरे पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरे पति बिल्कुल सठिया गए थे, अपने बेटे की उम्र की लड़की पर लट्टू हो गए थे। दिन भर नीति नीति, हमेशा उसको फोन करना, उसकी फोटो देखना, और कुछ दिन पहले तो उसने हद ही कर दी। आप
ये सही नहीं कर रहे। एक अनजान लड़की को प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रहे हो। अरे इस प्रॉपर्टी में तेरा हिस्सा भी है। अगर वो लड़की आज के बाद आपके आसपास भी आए ना तो देखना। वो एक बात सुन ले तू, ये फैसला ना मैंने पूरे होश आवास में लिया है और अब तुम दोनों यहाँ से निकलो और दोबारा अपनी शक्लें नहीं दिखाना। बलबीर तो जैसे उसका असली चेहरा देखना ही नहीं चाहते थे। और क्या था नीति का असली चेहरा? पूरी सोसाइटी में बदनाम थी वो लड़की। नीति के फैमिली को पता था क्या उसके इस अफेयर के बारे में? इंस्पेक्टर साहब आप सुन क्यों नहीं रहे हो? मेरी बेटी मिसिंग है। अरे तुम काय को नहीं सुनता है? तुमको बोला ना 24 घंटे के बाद आने का थाने में मिसिंग कंप्लेंट करने को। साहब समझो ना बात को साहब, मेरी जवान बेटी है। साहब यही उस नालायक लड़की के माँ बाप है। इनकी आवारा बेटी ने मेरे पति के साथ ये सब किया। मैडम तुम इससे बात करो मेरी बेटी के बारे में। आप मेरी बेटी को ढूंढिए साहब, कुछ भी करके ढूंढिए साहब। सर इस बूढ़े सोडी ने मेरी बेटी का जीना आराम कर रखा था। सारा दिन उसी के पीछे पड़ा रहता था और उसे महंगी महंगी गिफ्टें देता था। ये सोने की बैंगल्स भी उसी ने दी थी। सब जब मैंने रोकने की कोशिश की तो सर हाथापाई पे उतर गया। मुझे तो लगता है सर मेरी बेटी के गायब होने में ना इसी का हाथ है। आपको कब पता चला कि नीति मिसिंग है? सर हम 3 मई को कोल्हापुर गए थे एक शादी में और नीति घर पर बिल्कुल अकेली थी। 2-3 दिन में शादी में बिजी रही तो उसे फोन भी नहीं कर पाए और जब हम लोग लौट कर आए तो देखा कि नीति घर पर ही नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। रश्मि इनसे नीति के सारी डिटेल्स ले लो। रश्मि ये नीति का फोन ट्रेस पर डालो, उसका CDR चेक करो और हाँ सोशल मीडिया भी। आजकल के यंग बच्चे जो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं बताते हैं, सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों को पक्का बताते हैं। सिद्धार्थ सुतार सनफ्लावर कॉलोनी जाओ, बलबीर और नीति के अफेयर के बारे में उनका क्या कहना है ये पता करो। हाँ सर। और सिद्धार्थ बलबीर के IT डिपार्टमेंट्स के केसेस मंगवाओ जिसमें उसने डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया था। सर वो सब तो कर ही लेंगे, पर मुझे क्या लगता है ये बलबीर सोडी को मारने का सबसे बड़ा मोटिव ये नीति गुप्ता के पास ही था। उसके पास क्या मोटिव होगा सिद्धार्थ? कुछ भी हो सकता है, प्यार, पैसा या फिर प्रॉपर्टी। अरे पर सिद्धार्थ बलबीर ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम की थी ना। तेज तर ना, ये भी तो हो सकता है कि उसने ब्लैकमेल करके करवाई होगी। वाह, मतलब पूरी सोसाइटी जिससे डरती है वो एक यंग लड़की से डरेगा। ये लड़की लोग कितनी डेंजरस होती है पता नहीं आपको। क्यों सुधर वो देखा नहीं आपने? प्रॉपर्टी अपने नाम होती है, कैसे मार दिया उसको। अच्छा तुम ये साफ साफ कैसे कह सकते हो कि सर क्या लगता है आपको किसने मारा होगा, लड़की ने या बीवी ने? सुतार जिस केस का जवाब इतना सीधा दिखता है उसका असली जवाब उतना ही टेढ़ा होता है। ये भी हो सकता है कि किसी ने बलबीर को मार दिया हो फिर नीति को किडनैप किया हो। सर नीति की सबसे बड़ी दुश्मनी तो बलबीर की बीवी और बेटे से ही थी। बलबीर ने नीति को उनके हक का सारा माल दे दिया था। हो सकता है। रश्मि अनु और दलजीत के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन चेक करो। और हाँ सिंसियर लोग डिस्कशन करते हैं, डिबेट नहीं। सॉरी सर। सर मैं बलबीर जी से बचने के लिए दूसरे रास्ते से ऑफिस जाती थी, पता नहीं वो कब कहाँ क्या बोल दे। सर बलबीर अंकल को तो हर बात से प्रॉब्लम थी, हमारे बाहर खेलने से लेके वॉचमैन की रेडियो सुनने तक। और पिछले हफ्ते तो उनकी वॉचमैन पांडे जी के साथ लड़ाई भी हो गई थी। इधर आ। क्या हो गया साहब? बहुत छेड़ने का शौक है तेरे को। क्या बोला था तू? मैं क्या बोल रहा था? क्यों मैडम हमें भी हाथ घुमाने का मौका दो ना। अरे मैंने नहीं बोला था साहब। साहब झूठ बोल रही है साहब। झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही है। किस हाथ से घुमाएगा? किस हाथ से ना? अरे साहब मर जाएंगे। कितना मारोगे? मर जाएगा बेचारा यार। ऐसे आदमी का मर जाना अच्छा है। नहीं छोड़िए इसे। आइंदा ऐसी हिमाकत की ना तो जान से जाएगा। चलो साहब हम कुछ नहीं किए साहब। कुछ नहीं किया? हाँ कुछ नहीं किए। साला तुम लोग कभी कुछ करते नहीं है ना? बोल। अरे साहब अरे साहब। सर मैंने सोसाइटी वालों से कंफर्म किया, इसने नीति को छेड़ा था। साहब बस थोड़ा सा छेड़े, कुछ किए नहीं साहब। लेकिन साहब वो तो धंधे वाली है तो तू छेड़ेगा उसे? हमने सुना था कि वो बलबीर वो बूढ़ो उसको खुश रखती थी साहब। वो कुछ भी करती हो पर तुझे उसे छेड़ने का अधिकार किसने दिया? साहब हम अकेले नहीं छेड़े साहब, वो बाकी की भी लाट टपकती थी साहब। उसने हमसे बताया था कि वो नीति मैडम और बलबीर
आपस में चिपटते लिपटते रहते थे साहब। उसका अपने मालिक के साथ में लफड़ा भी हुआ था साहब। अब है तो मर्द ही ना साहब, और नीति मैडम को देख के किसी का भी मन डोल सकता है। और ये बात नीति ने तुम्हारे मालिक को बता दिया होगा, और तुम्हारे मालिक ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया होगा। इसी बात पर झगड़ा हुआ था ना उससे जाने से पहले। झगड़ा हुआ था मेरे साहब के साथ, लेकिन किसी और वजह से। साहब आपके लिए कुछ लेके आओ क्या? पहले तो 50,000 रुपए लेके आ जो मैंने तुझे दिए थे। क्या? 6 महीने से दबाए बैठा है तू, भूल गया क्या? हाँ, और आप भी भूल जाओ। आप जैसे खूसट बुड्ढे के पास कौन टिकेगा? मैं अकेला इंसान हूँ जो टिका हुआ है। इतने का तो 50,000 रुपया तो बनता है ना। मुझसे जुबान लड़ाता, निकल, चल अभी बाहर निकल। और उसी रात तुमने तुरंत अपने मालिक को मार दिया गांव जाने से पहले। अरे नहीं साहब, सोडी साहब और मेरे बीच में झगड़ा होता रहता था, पर ना साहब का मेरे बिना चलता था और ना मेरा साहब के बिना चलता था। तुम और पांडे तुम भी थाना शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, नहीं तो सीधा जेल जाना पड़ेगा, समझ गए? सर, बलबीर सोडी ने अपनी जॉब के आखिरी साल में कुछ पावरफुल बिल्डर के खिलाफ एक्शन लिया था। कुछ 200 करोड़ का ब्लैक मनी जब्त किया था। 200 करोड़? 200 करोड़ तो बहुत बड़ा मोटिव है मर्डर करने का। इन बिल्डर्स की डिटेल्स निकालो। यस सर। और हाँ, इस बाकी की एलिबाई चेक करो, पता करो कि 4 मई की सुबह ही अपने गांव गया था या नहीं, बस से। सर एक और बात है, बलबीर के घर से हमने जो पेपर और सामान जब्त किया था उसमें हमें एक वसीयत मिली है। किससे बनवाई थी? एडवोकेट अरविंद कुलकर्णी। बलबीर सोडी बहुत ही सुलझे हुए और कैरिंग इंसान थे ऑफिसर। और वकील साहब, हमारी जिससे भी बात हुई उन सबका कहना इससे बिल्कुल अलग है। आई एग्री, बलबीर जी को गुस्सा आता था, लेकिन उन बातों पर जिस पर हम सब लोगों को गुस्सा आता है और आना चाहिए। बलबीर जी जस्ट हेटेड रॉन्ग। कभी कभी इम्पल्सिव हो जाते थे और डिसीजंस लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सही कर रहे हैं, फिर चाहे लोग उनके बारे में कुछ भी सोचे। जैसा उन्होंने उस लड़की को अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट किया था? किसे? नीति गुप्ता। नीति, एक बार फिर अच्छे से सोच लो, वो पेरेंट्स है तुम्हारे। पेरेंट्स? जैसा उन्होंने मेरे साथ किया ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। I have decided. I want to disown them. मुझे अब बस बलबीर अंकल की बेटी बनना है। कुलकर्णी, हमारा रिश्ता बहुत पवित्र है, लेकिन अनु हम पे बहुत शक करती है। उसे लीगली अडॉप्ट कर लूंगा तो उसकी गंदी सोच भी बदल जाएगी। तुम पेपर्स बना लो। वकील साहब, क्या नीति ने आपको कभी बताया कि उसके पेरेंट्स उसे कैसे परेशान करते हैं? नहीं सर, लेकिन वो बहुत तकलीफ में लग रही थी। मैंने कभी किसी बच्चे को अपने पेरेंट्स से इतनी नफरत करते नहीं देखा। अरे भाई, पीएम रिपोर्ट आई कि नहीं? कोई बताएगा मुझे? आ गई है सर। एक्चुअली मैं वो नीति का सीडीआर निकाल रही थी तो मैं भूल गई, सॉरी सर। बलबीर सोडी की डेथ एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई है। उनका स्कल फ्रैक्चर हुआ है किसी हैवी ऑब्जेक्ट से मारने की वजह से। टाइम ऑफ डेथ 9:30 PM 4 मई। सर उसी दिन सुबह बाकी अपने घर के लिए निकला था और ये नीति की फैमिली एक दिन पहले कोल्हापुर के लिए। सर मुझे तो लगता है कि ये मर्डर बलबीर की फैमिली ने किया है, और इस एडॉप्शन वाली कहानी के बाद तो सबसे बड़े सस्पेक्ट वही है। वो सब तो ठीक है सिद्धार्थ, लेकिन ये नीति है कहाँ? उसके गायब होने की वजह क्या हो सकती है? सर मैंने उसका सीडीआर चेक किया। उसने लास्ट टाइम अपना फोन 4 मई को शाम के 7 बजे यूज किया था। एक यूएस में अपने भाई आदि से और दूसरी किसी शीला से। दोस्त नहीं है, एक्चुअली शीला उसकी पिंप है। शीला पिंप थी? मतलब नीति प्रोस्टिट्यूट? हाँ शायद। एक मिनट सर। हाँ बोला, क्या बदबू? अरे लेकिन वहां से हमने बॉडी उठवाई है मैडम, वो स्मेल कहीं और जगह से आ रही होगी। आप अच्छा हम चेक करते। सर वो कॉलोनी वालों का फोन था, उनका कहना है कि बलबीर के घर से अभी भी बदबू आ रही है। बदबू? हाँ, चलो देखते हैं। चलो मोरे, चलो लोग।
नहीं मारा था। अरे क्या कर रहे हैं आप? बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते आप। अच्छा ठीक है। ऊपर जो इम्प्रिंट मिली है उसे साफ करने की कोशिश की गई है। हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ मिल सकता है। देखिए, ये प्रिंट इस केस को सॉल्व कर सकता है। डायरेक्ट एविडेंस ही है, सो प्लीज डू योर बेस्ट। ओके सर। सुतार, ये नीति और बलबीर की फैमिली के फिंगरप्रिंट्स लो, बाकी और पांडे की भी। इन सबके पास मोटिव था इन मर्डर्स का, पर हमें और सस्पेक्ट्स एंगल को एक्सप्लोर करना होगा। ये शीला से मिलते हैं पहले। हाँ, चलाती हूँ मैं एस्कॉर्ट सर्विस। तो पहले तो लीगली था ना, अब इनलीगली हो गया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, इलीगल तो नहीं है। तो फिर सर आपको भी कुछ कैटलॉग सिखा दूं? खुश हो जाएंगे आप। तेरी खुशी तो मैं निकाल दूं। रुक रश्मि। शीला जी, हम यहाँ नीति गुप्ता के बारे में जानने आए हैं। अब ये मत कहिएगा कि आप उसे जानती नहीं है। हम यहाँ उसके फोन और मैसेजेस के थ्रू आए हैं और ध्यान दे, सर बात कर रहे हैं ना। ये क्या है सर? बार बार मुझे क्यों धमकाया जा रहा है? अगर किसी के फोन पे मेरा नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को जानती हूँ। अगर जानती नहीं थी तो क्या रही थी उसके साथ रॉयल इन होटल के लॉबी में? देखिए शीला जी, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आपको नीति को कई बार पिकअप और ड्रॉप करते हुए देखा गया है। हाँ, मैं जानती हूँ नीति को। कहाँ मिली थी आप उससे? उसका बाप निर्मल उसे यहाँ पे लेके आया था। What? अरे सर, यही होती है लड़कियों की जिंदगी। यहाँ तो सगा बाप भी उसका नहीं होता, तो निर्मल तो सौतेला बाप था। कई बार उस पर हाथ मारता था। आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? यही कुछ 10 दिन पहले सर, जब उसका बाप उसे यहाँ पे लेके आया था, तभी मैं उसे किसी क्लाइंट से मिलवा रही थी और तभी वो बुढ़ा यहाँ पे आ गया था। Cheers, darling. All the best, baby. अदला, और तुझे तो तेरा आज मैंने यही मर्डर कर देना है। तो कैसा बाप है? बाप के नाम पे कलंक है तू। कौन है तू और अंदर कैसे आया? अभी बताता हूँ। अपने दोस्त कमिश्नर को फोन करता हूँ, सबके सब जेल में सड़ोगे। अरे रिटायर्ड आईटी कमिश्नर है ये, सरफिरा है। अच्छा, जो मेरा पागलपन तू समझ गया है। नीति, आओ। अरे निर्मल, क्या नाटक कर रहा है तू? हाँ? बलवीर ने नीति को बचाकर बाप होने का फर्ज निभाया और तूने बाप होकर भी उसे बेचा, उसे धंधा करवाया। और क्या करता मैं? दारू की लत ने मेरा सारा बिजनेस चौपट कर दिया था। ज्योति ने मुझसे शर्त रखी थी कि अगर शादी करेगी तो बेटे को यूएस भेजना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो तूने बेटी को बेचना सही समझा? अरे एक मासूम बेटी को बाप का सहारा देने के बजाय उसे यूज किया तूने। अरे ये तो सौतेला बाप है, लेकिन आप तो सगी मां है ना। सर, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। और बेटी की हराम की कमाई खाने से अच्छा है कि आप मर जाती। और आपका बेटा, उसे पता है उसकी पढ़ाई के लिए उसकी बहन के साथ? नहीं सर, आदित्य को कुछ भी नहीं पता। उसे कुछ मत बताइएगा। नीति ने हमें सब कुछ सच बताने से मना किया था, वरना वो पढ़ाई नहीं करेगा सर। तो बलबीर और नीति को मारने का प्लान आप दोनों ने साथ मिलकर बनाया था या तूने ये सब अकेले किया था? लॉटरी का टिकट था मेरा, मैं ऐसे कैसे करूं? आप बताइए। रश्मि, इस पे सॉलिसिटेशन और टॉर्चर के चार्जेस लगवाओ और अरेस्ट करो। ऐसे कैसे सर? ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ना आपके पास विक्टिम है, ना विटनेस है, ना वारंट है। नीति तो पहले ही मर चुकी है, वारंट आपके पास है नहीं, और विटनेस के लिए आपको शीला को अरेस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप उसको अरेस्ट करेंगे तब तक मेरा लॉयर जो है वो एंटीसिपेटरी बेल ले चुका होगा। इतनी अकल अगर बिजनेस में लगाई होती ना तो बेटी को बेचना नहीं पड़ता। और ये मत सोचना कि तू बच जाएगा, जेल तो मैं तुझे भेज के ही रहूंगा। रश्मि, इसके खिलाफ फाइल बनाओ। यस सर। सर, अनु और दलजीत के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन एकदम क्लीन है। दोनों मर्डर के टाइम घर पे ही थे और मैंने उन बिल्डर का भी फॉलोअप किया, एकदम क्लीन है। कोई सस्पिशियस मनी या कॉल ट्रांजैक्शन नहीं है किसी का। सर, मैंने बस स्टॉप का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। ये वाकई सुबह 11:30 बजे की गाड़ी पकड़कर अपने गांव चला गया था। निर्मल और ज्योति के सीडीआर? सर, मैंने चेक किया, वो मर्डर के वक्त कोल्हापुर में ही थे। उनकी फोन लोकेशन वही की है।
अरे फोन भेज दिया रहेगा बाइकों के साथ कोल्हापुर। सर, नीति की पीएम रिपोर्ट आई है। वो मैंने अर्ली रिलीज रिक्वेस्ट डाली थी। एज पर पीएम रिपोर्ट नीति का मर्डर भी सेम रीजन से हुआ है। उसके सर पर 10-15 बार वार किया गया बिफोर डेथ और 7 बार मरने के बाद। इंसानियत नाम की चीज कोई बची है कि नहीं? सर, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गया। फॉरेंसिक वालों को सिर्फ 48% फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जबकि कोर्ट में कम से कम 50% फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़ती है। सर, एक बार ये किसी से मैच हो जाए ना, तो उसके खिलाफ हम कोर्ट के लिए सबूत ढूंढ ही लेंगे। ठीक है, जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सबसे फिंगरप्रिंट्स मैच कराओ और ये रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। पापा, नीति नहीं बची। तुम नीति के भाई आदित्य हो ना? हाँ सर, मुझे जैसे ही पता चला मैं यूएस से पहली फ्लाइट पकड़कर सीधा यहाँ आ गया। सर प्लीज उसके कातिल को मत छोड़ना। हो गया सर। रिपोर्ट कब तक मिलेगी? सर रिपोर्ट शाम तक मिल जाएगी सर। इतने सारे सस्पेक्ट में से एक भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है। अगर इन्होंने नहीं किया तो फिर किसने किया? मतलब वहां कोई और भी था। रश्मि, सोड़ी बंगलो एरिया का डंप डेटा निकलवाओ, पता करो 4 मई की शाम को वहां कौन कौन था। और ये सुतार क्यों नहीं आया अभी तक? कहां रह गया? हॅलो सुतार भाऊ, आहेत कुठे तुम्ही? कहाँ जा रहे हो? मैं वापस यूएस। क्यों? मेरे एग्जाम से और दी के बिना यहाँ पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे किसी की सुतार से बात हुई क्या? अभी तक आया नहीं वो, कहाँ रह गया? सर मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी, वो अभी आते होंगे सर। सॉरी सर, सॉरी। ये आ गए। सॉरी सर, सॉरी। उस सोडी साहब के घर के यहाँ पे गया था ना, डब्बा भूल गया था रिक्शा में। तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ कितना काम पड़ा है सुतार। सर बहुत अजीब लग रहा है आज सर। मर्डर किसी एक का हो जाता है और सारे घर को भुगतना पड़ता है। क्या बात है सुतार भाऊ, आज ये फिलोसॉफी नहीं है मैडम। वो नीति का भाई मिला था, मायूस था बेचारा बहुत। अमेरिका जा रहा है वापस। क्या कहा? वापस जा रहा है? हाँ। अरे कल ही तो आया था ना वो। हाँ तो क्या हो गया सर? वो परीक्षा है उसकी, उसके लिए जा रहा है बोल रहा। उसकी बहन का मर्डर हुआ है सुतार, इतना खर्चा करके वो यहाँ आया है। लोग तेरे अभी तक रुकते हैं, वो क्रियाक्रम के पहले निकल रहा है। अजीब सा लग रहा है मुझे। सिद्धार्थ। यस सर। आदित्य की फोटो सर्कुलेट करो और कंट्रोल रूम से कहो कि एयरपोर्ट जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी लगाए। यस सर। और रश्मि तुम सभी एयरलाइंस का पैसेंजर मैनिफेस्टो चेक करो, पता करो कि वो किस एयरलाइन से वापस जा रहा है। जी सर। अरे क्या हुआ, गाड़ी वाड़ी क्यों रोकी? नाकाबंदी है सर। चल हाथ आगे ला। छोड़ो। चल हाथ आगे ला। What is this nonsense? छोड़ो। सिद्धार्थ बोल। ये लो, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मैं अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं दूंगा। आई हैव राइट्स। देखो बेटा, जो ज्यादा राइट करते हैं ना वही सबसे ज्यादा रॉन्ग होते हैं। क्या कहा था तूने? तू 2 दिन पहले आया था, हाँ? तो 3 मई को मुंबई के रॉयल होटल के बाहर क्या कर रहा था तू? ये 3 मई की होटल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज है। ये उड़ी पहने हुए तू ही है ना? ये सोसाइटी के बाहर की सीसीटीवी फुटेज है। So what?
घर जाने से पहले 2 दिन पहले चिल करना चाहता था। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमें नहीं, प्रॉब्लम तो तुझे होने वाली है, वो भी बहुत बड़ी वाली, क्योंकि 4 मई को तेरा सेल लोकेशन बलबीर के घर के आसपास पाया गया है। अब बोल, 4 मई को रात 8 बजे तू बलबीर के घर पे क्या कर रहा था? मोरे, जरा अपना डंडा लेके आना। लगता है जब तक इसको पड़ेगी नहीं तब तक ये बोलेगा नहीं। अरे रुकिए, मैं सब बताता हूँ। बोल। सर मैं क्या करता सर, मेरे यूएस वाले फ्रेंड ने दी की एक फोटो एस्कॉर्ट सर्विस पर देख ली थी। वो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे थे, कह रहे थे कि मेरी दी प्रोस्टिट्यूट है, वो जब मुंबई आएंगे तो मेरी दी के साथ मजा करेंगे। सर मुझे यकीन नहीं था, तो सर मेरे सामने कस्टमर बनकर मेरी दी से चीट की सर मैं दी को पूछता था। शी बिट्रेड मी सर, धोखा दिया सर उन्होंने। और इसलिए तू 2 दिन पहले ही आ गया और उन दोनों का पीछा किया? हाँ सर, तभी जाकर तो मुझे पता चला कि उस बुड्ढे बलबीर और दी का कुछ चल रहा है। और तुझे लगा कि वो उसका कस्टमर है, इसलिए तूने बलबीर और नीति को मार दिया? मैंने मर्डर नहीं किया सर, मैंने मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। किसे? वो साहब, इस लड़के ने मेरा और सोडी साहब का झगड़ा सुन लिया था। इसी ने लाख रुपया दिया था उन दोनों को मारने का। फिर उन दोनों का फोन और मारने का हथौड़ा मैंने तोड़ के गटर में फेंक दिया साहब। पर तू उसी दिन सुबह बस पकड़कर गांव चला गया था ना? हाँ साहब, उसी बस में गया मैं, क्योंकि प्लान ही वही था। यहाँ से बस पकड़ूंगा और भिवंडी उतर के वापस आऊँगा काम खत्म करने, और फिर से रात को चला जाऊँगा अपने गांव। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अरे दी के साथ तो यही होना था, जो हुआ ना अच्छा ही हुआ। उसकी गलती एक ही थी कि वो चुप रही, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे पेरेंट्स ने उससे जबरदस्ती ये काम करवाया। और बलवीर सोनी, वो उसका कस्टमर नहीं थे, उन्होंने उसे लीगली अडॉप्ट किया था ताकि उस गंदगी से बाहर निकाल सके, उसे वो सब कुछ दे सके जो वो डिजर्व करती है। लेकिन तूने उससे वो सब कुछ छीन लिया। क्या हो गया सर? इधर चकाचौंध वाली जिंदगी जीनी है, पैसे की लत लगा लेते हैं, हाई प्रोफाइल में रहने का सबको। ये सब करने के लिए आदमी कुछ भी कर जाता है। अरे गरीब आदमी को देखो, क्या वो जीता नहीं है? इंसान अगर उसूल वाला हो तो पैसे निकालने के सही रास्ते निकाल ही लेता है। हमारे देश की लड़कियों को भी समझना होगा, शोषण घर वाला करे या बाहर वाला, आवाज उठाना जरूरी है। फिर वो चाहे कोई भी हो, अपना बाप हो, भाई हो या कोई और, किसी के लिए खुद को दांव पर लगाना सही नहीं है। लंबी छुट्टियों के बाद कुछ दिनों पहले ही मैंने ड्यूटी रिज्वाइन की थी। फिर मेरे पास आया सेजल मेहता केस। इस केस ने मेरे जहन को इतना थका दिया कि लगने लगा मैं इस केस में एक अरसे से उलझा हुआ हूं। मैं जब भी इस लड़की के बारे में सोचता हूं तो एक अजीब ख्याल मेरे जहन को जकड़ लेता है। पुलिस वाले मृत विक्टिम से कभी मिल तो नहीं पाते, लेकिन फिर भी उन्हें विक्टिम की जिंदगी में उतरना पड़ता है, जिसे एक भूल का नाम दिया गया था। अक्सर ऐसा क्यों होता है? जो लोग दूसरों के हक के लिए लड़ते हैं, किस्मत उनके हक में गलत फैसला सुना देती है। मेरी जिंदगी के कई पन्ने थे, लेकिन हर पन्ने पे 3 शब्द जरूर लिखे होते थे: जोश, जज्बा और जज्बात। केस नंबर 26, आदित्य जैन वर्सेस राधिका जैन। योर ऑनर, वायलेंस का कोई जेंडर नहीं होता है। एक औरत के भी हाथ होते हैं जो कि मर्द पे भी उठ सकते हैं, और एक बीवी भी अपने पति को असॉल्ट कर सकती है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट आदित्य डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं। जब रिश्ते हिंसा की बलि चढ़ते हैं तब जज्बाती चोट जिस्मानी चोट से ज्यादा दर्द भरी होती है। एंड योर ऑनर, दर्द का भी कोई जेंडर नहीं होता है। और झूठ का भी कोई जेंडर नहीं होता।
झूठ को सच बनाने की भूमिका चाहे जितने भी अच्छी तरीके से कर ली जाए, लेकिन प्रूफ क्या है? योर ऑनर, ये आदित्य की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिसमें उसकी पुरानी इंजरीज के प्रूफ हैं। योर ऑनर, आदित्य के फ्रेंड्स, नेबर्स हर कोई स्टेटमेंट दे चुका है और सबका यही कहना है कि वायलेंट आदित्य नहीं, राधिका है। योर ऑनर, अगर मेरे क्लाइंट चाहें तो काउंटर केस भी कर सकते हैं, बट हम कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आई अपील कि इस केस को डिसमिस करके डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक महिला होने के बावजूद भी सेजल जी इस केस को जीतने के लिए बहुत कुछ मैनिपुलेट कर रही हैं। आप अपनी दलीलें नहीं प्रूव कर पा रहे हैं तो कुछ भी कह रहे हैं, बट आई बिलीव इन जस्टिस योर ऑनर। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कई बार गलत तरह से इस्तेमाल हुआ है, सो आई होप इस केस में एक ऐसा वर्डिक्ट आए जो कि सभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को वायलेट करने वालों के लिए एक बड़ा सबक हो। सेजल, मुझे अब विश्वास हो गया है कि तुम्हारी मदद से मैं केस जीत सकता हूँ। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि उस औरत के साथ मैं कितनी घुटन महसूस करता था। सेजल, कब से कॉल लगा रहा हूँ, फोन भी बंद है तुम्हारा। सॉरी प्रतीक, मैं कोर्ट रूम में थी। तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पहले ड्राइवर समझ रखा है। वैसे सही है, तुम्हारा वेट करता रहूँ मैं हमेशा, है ना? सॉरी यार। आदित्य, ही इज प्रतीक, माय फियांसे। हाय। हाय। अब आपका ऑर्डर हो तो चले यहाँ से। सी यू ऑन द वर्डिक्ट डे। लेट्स गो। बाय। मैंने तुमसे कहा था ना, I was not prepared, और तुम अंजलि। क्या हुआ राघव? अंजलि रो क्यों रही थी? क्या किया तूने उसके साथ? क्या क्या मतलब? फ्रेंड्स हैं हम, हमारी भी पर्सनल बातें होती है। राघव, तू अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है और माँ की एब्सेंस में मैं तेरी बड़ी बहन ही नहीं, तेरी गार्जियन भी हूँ। क्या पका रही होती थी? ये क्या लैंग्वेज हुई राघव? हाँ, रुको, मैं अभी अंजलि से बात करती हूँ। उससे क्या बात करोगी आप? हाँ? तो एक बात बता, तू इतना डर क्यों रहा है? कहीं तूने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा तो? इनफ दीदी, मैं आपको कभी पूछता हूँ क्या कि आप प्रतीक के साथ क्या क्या करती हो? हाँ, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, सो प्लीज डोंट इंटरफियर। बहुत बदतमीज होता जा रहा है। सेजल, तुम ना छोटी सी बात को इधर का उधर ले जाती हो यार। तुम उसे शांति से समझाओगी ना तो आई थिंक वो समझ जाएगा। सो जस्ट रिलैक्स, ओके? चल। बाहरी दुनिया से जूझना जितना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल उन रिश्तों से जूझना होता है जिनके लिए हम जीते हैं। अपनों की हार के आगे बाहरी दुनिया की जीत भी फीकी लगती है। आदित्य जैन वर्सेस राधिका जैन। इस केस के फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स और प्रूफ्स पे बारीकी से गौर करने के बाद ये कोर्ट आदित्य जैन को डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस से बरी करती है। थैंक यू सेजल, यू सेव्ड माय लाइफ। तुम मेरे लिए फरिश्ता बन के आई हो। जिंदगी हर मोड़ पे मुझे कामयाब कर रही थी, पर पता नहीं था मैं एक नाकाम सफर भी तय कर रही थी। मैनी कांग्रेचुलेशन सेजल, मुझे पता था तुम ये केस जीत कर रहे हो। जिस डेडिकेशन, सिंसियरिटी और ईमानदारी से तुम काम कर रही हो, इट्स समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड। थैंक यू सर, लेकिन मुझे आपसे बहुत जरूरी बात। आज कोई काम की बात नहीं होगी, इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम। एंड लिसन गाइस, सेजल की जीत की खुशी में आज मैंने आप सब के लिए डिनर पार्टी अरेंज की है। एंजॉय। तो मुझे लग रहा है बॉस सेजल पे बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं। बड़े हाई प्रोफाइल केसेस इसके लिए रिजर्व करके रखे। हम तो सिर्फ पेपर वर्क करने के लिए ना। राघव, अखबार में सेजल और उसके केस के बारे में छपा हुआ है और उसने मुझे बताया भी नहीं। कहाँ है वो? दीदी सो रही होगी माँ, मुझे भी सोने दो। 8 बज रहे हैं राघव, उठ
और सेजल से कह मुझे फोन करेगी। दीदी दीदी अंदर हो। दीदी हेलो, कौन? आप कौन बोल रहे हैं? ये मेरी दीदी का नंबर है। आपकी दीदी? वो यहाँ हाईवे पे घायल पड़ी है। क्या? सेजल कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे आखिर क्या हुआ है? कुछ बोलेगी भी? मुझे लगता है शायद दीदी के साथ रेप। क्या? इसलिए पूरे रास्ते कुछ बता नहीं रही थी। मैंने उनसे काफी बार पूछा क्या हुआ दीदी, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, मुझे सेजल से अकेले में बात कर लेने दे। तू बाहर जा। सेजल मुझे बताना बेटा, क्या तेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की? सेजल ठीक तो है ना? मुझे लगता है कुछ तो हुआ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। नहीं प्रतीक, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? वो दीदी सो रही है, मैं कॉल करवाता हूँ। पड़ोसी कुछ भी कह रहे हैं, तिल का ताड़ बना रहे हैं। लेकिन माँ सच सच बताओ, दीदी की तरह आप भी मुझसे कुछ छुपा नहीं रही हो ना? उन्होंने आपको बता दिया ना कि उनके साथ रेप हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर को दिखाया था ना सेजल को। मुझे भी उसकी परवाह है, तू फिक्र मत कर, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। नहीं, यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। मैं दीदी को लेके जा रहा हूँ, काम करेगी तो उनका मन बदलेगा। ठीक है, मैं भी तेरे और सेजल के साथ वहां आती हूँ। क्या देख रही है? चल अंदर। बेटा, तूने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। मैं तुझे ऐसे बुझा बुझा नहीं देख सकती। हम यहाँ दोबारा इसलिए आए हैं ताकि तू पहले जैसी बन सके। मैंने कभी भी किसी भी वजह से आपको दुख पहुंचाया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। पर प्लीज आप पहले जैसे हो जाओ ना। आप है ना, अभी मुझे जितना भी डांटोगे ना, मैं सब सुन के लूंगा। जो बोलोगे वो मैं करूंगा दीदी। आपकी सारी डांट सुन के लूंगा। आप जहाँ बोलोगे हम वहां जाएंगे दीदी। तो प्लीज पहले जैसे बन जाओ। यू आर माई स्ट्रेंथ। अपने दर्द छिपा के मैं पहली बार एक झूठी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। सच मुझसे नाराज था या मैं सच से नाराज थी? मेरी दलीलें मुझे ही उलझा रही थी, पर अपना फैसला भी अब मुझे ही करना था। राघव, तू पक्का सेजल को लेके मुझसे कुछ छुपा नहीं रहा है ना? मैं भी पनवेल आ रहा हूँ। नहीं प्रतीक, वो हम आ गए हैं, सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। अरे तो सेजल का फोन क्यों बंद है? मेरी बात करो उससे। हाँ देखता हूँ। दीदी, ये देखो, मेरी शिकायत खुद से, अपने आप से। मैं ऊपर वाले को थैंक्स बोलती हूँ जिसने मुझे ये जिंदगी दी।
दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप दिए, प्यारा सा भाई दिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था मेरी एक भूल मुझे उनसे इतना दूर कर देगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसकी सजा मैं अपने आप को दे रही हूँ। मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं आपका साथ छोड़कर जा रही हूँ। आपकी सेजल। शहर की एक युवा लॉयर सेजल मेहता की लाश घर में फंदे से लटकी पाई गई। क्या सेजल ने खुदकुशी की या ये एक हत्या है? ये सवाल फिलहाल पूरा शहर पूछ रहा है। प्रारंभिक जांच में अभी तक पुलिस कोई ठोस नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है। ये सुसाइड नोट में सेजल ने किसी भूल का जिक्र किया हो। क्या भूल हुई थी? और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, वो चोटें कैसी आई? आप लोग बोलते क्यों नहीं है? ये सब माँ की भूल है सर। कैसी भूल? सर 15 दिन पहले होली की दहन की रात दीदी एक पार्टी में गई थी। वहां उनके साथ कुछ हुआ था सर। पूरी रात घर भी नहीं आई और सुबह। सेजल किसकी पार्टी में गई थी? कहाँ गई थी? अच्छा सुन, मैं तुझसे कल बात करती हूँ। क्यों? आज घर नहीं आने वाली हो? आऊंगी, पर शायद थोड़ा लेट हो जाए, एक पार्टी में जा रही हूँ। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि वो किसी होटल कस्तूरी में गई थी और पूरी रात घर नहीं आई थी। तो क्या ये भूल थी, या फिर आपको ये मालूम होता है कि आपकी बेटी के साथ रेप हुआ है, आपने फिर भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? उस भूल का जिक्र उसने इस खत में किया। मेरी बेटी का रेप नहीं हुआ था सर। मैंने डॉक्टर से उसका चेकअप भी करवाया था। देखिए, सेजल को बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा गया है। कहीं ऐसी वैसी तो बात नहीं? मेरा मतलब है रेप। ये मैं कंफर्म नहीं बता सकती। अगर आप पहले सेजल को यहाँ पे लेके आए होते तो शायद मैं कुछ कंफर्म बता सकती थी। सेजल के साथ मारपीट किसने की थी? दीदी ने कुछ भी नहीं बोला था सर, वो ट्रॉमा में थी। लेकिन धीरे धीरे वो हमसे घुलने मिलने लगी थी। ऐसे कैसे सुसाइड कर सकती है वो? आप कहना क्या चाहती हैं? क्या कोई बाहर से आया और उसने जबरदस्ती आपकी बेटी को अंदर पंखे पर लटका दी? सर कुछ समझ नहीं रहा है। मैं कॉलेज गया था और माँ शॉपिंग करना है। जब घर आए तो दीदी। माना सेजल ने खुद आप लोगों को कुछ नहीं बताया, पर फिर भी उसकी हालत देखकर आप लोगों को नहीं लगा कि आप लोगों को जानना चाहिए कि पार्टी में उसके साथ क्या हुआ, किसने किया और क्यों किया? जानने की कोशिश की थी सर, बस इतना पता चला कि पार्टी उनके ऑफिस में थी। ऑफिस कहाँ पर है? जवाहरनगर, जेपी एसोसिएट्स। और सेजल आपको घायल अवस्था में कहाँ मिली थी? एमजी रोड। सर यहीं पे मिली थी मुझे दीदी। आसपास तो कोई सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आ रहा है। जादव सुनो, यहाँ आसपास लोगों से पूछताछ करो, पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या। सेजल बहुत स्ट्रांग लड़की थी, मैं मान ही नहीं सकता कि वो सुसाइड करेगी। 12 मार्च की रात आपके ऑफिस की तरफ से कोई पार्टी थी ना? हाँ पार्टी तो थी। सेजल ने एक कंट्रोवर्शियल केस जीता था, उसी के सेलिब्रेशन में। और ये सेलिब्रेशन होटल कस्तूरी में हुआ था? कस्तूरी नहीं तो पार्टी तो ऑफिस में थी। सर कस्तूरी होटल के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। उस दिन पार्टी यहाँ पे ऑफिस में ही थी। ये पार्टी कब तक चली थी? करीब 9 बजे तक। और जब सेजल यहाँ से गई तो सब नॉर्मली था सर। अच्छा पांडे बोलो। सर ये जिस हाईवे पे सेजल की लाश मिली थी वहां से 7 किलोमीटर दूर कस्तूरी प्लाजा नाम का एक होटल है। लेकिन राघव ने तो हमें होटल कस्तूरी बोला था। एनीवेज, इस कस्तूरी प्लाजा की लोकेशन भेजो मुझे तुरंत। नहीं सर, 12 मार्च को यहाँ कोई पार्टी नहीं थी। इस लड़की को आपने यहाँ देखा था? सर यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं, मुझे याद नहीं है। पढ़े 12 मार्च को यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए थे सबकी लिस्ट चेक करो और यहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। शायद सेजल यहाँ पे आई हो। राघव, क्या है ये? मैंने मेरे बैंकिंग ऐप का पासवर्ड बता दिया तो तुम मिसयूज करोगे मेरे फंड्स का?
किससे पूछ के तूने 35,000 रुपए निकाले मेरे अकाउंट से? मैं आपको बताने ही वाला था। और क्या करेगा तू इतने बड़े अमाउंट का? बोल। हमने चेक किया, कस्तूरी प्लाजा में 12 मार्च को कोई पार्टी नहीं थी और ऐसा कोई क्लू भी नहीं मिला है जिससे पता चले कि उस रात सेजल वहां गई। सेजल के भाई राघव ने होटल कस्तूरी कहा था और ये कस्तूरी प्लाजा है। लेकिन सर होटल कस्तूरी नाम से कोई होटल नहीं है उस एरिया में। पर पार्टी सेजल की ऑफिस में ही थी, ये तो पूरा स्टाफ कह रहा था। 12 मार्च की ऑफिस की फुटेज चेक करके देखते हैं सर, शायद कोई क्लू मिले जिससे पता चले कि उस रात सेजल के साथ हुआ क्या था। 12 मार्च के हादसे को फैमिली वजह मान रही है, जबकि हमें सेजल की लाश उसके 15 दिन बाद 27 मार्च को उसके घर पर ही मिली। भाई ये फैमिली हमें पार्टी और होटल के चक्कर में बेवजह उलझा तो नहीं रही। उनके बयान अटपटे तो हैं। भाई कह रहा है कि उसका रेप हुआ था, माँ कह रही है कि उसका रेप नहीं हुआ था। और ये सुसाइड नोट, इस सुसाइड नोट में सेजल ने किसी भूल का जिक्र किया। जब उनसे पूछा गया कैसी भूल, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं। आपको लग रहा है ये मर्डर भी हो सकता है? मर्डर के एंगल को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। मर्डर या सुसाइड, 12 मार्च से लेकर 27 मार्च तक फैमिली की एक्टिविटी पता करो। 12 मार्च पे फोकस करो और पता करो कि 12 मार्च को सेजल ऑफिस के अलावा और कहाँ गई थी। 13 मार्च से 24 मार्च के बीच ये फैमिली पनवेल में थी सर। तो पनवेल में अपने खबरियों को एक्टिव करो और पनवेल से लौटने के बाद 24 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में फैमिली में क्या क्या हुआ सब पता करो। और जिस डॉक्टर ने सेजल को एग्जामिन किया था उससे मिलना पड़ेगा, और जिस लड़के से सेजल की मंगनी हुई थी उसे ही पूछताछ के लिए बुलाओ। मैंने 14 मार्च को सेजल का चेकअप किया था। उसके घाव 2-3 दिन पुराने थे। 6-7 जगह तो ब्लड क्लॉट्स हुए थे। ऐसा लग रहा था मानी जैसे कुछ बेल्ट की चीजें से मारा गया है। सेजल का रेप हुआ था नहीं? मैं इसको लेके श्योर नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने सेजल के मॉम को भी बोला था। आपकी सेजल से कुछ बात हुई थी? उसने आपको कुछ बताया कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ? मैंने सेजल को बहुत पूछा पर उसने कुछ बताया नहीं। अरे दर्द दबा के मुस्कुराना सीखा है और मेकअप लगा के जख्म छुपाना भी। जब तक जवानी है बिक रहे हैं, अभी का कमाया हुआ ही आगे चल के उम्र ढलने के बाद काम आएगा, समझी? माना सेजल की फैमिली ने आपको कुछ भी साफ साफ नहीं बताया कि सेजल के साथ क्या हुआ था, पर आपको कुछ तो अंदाजा हुआ होगा कि सेजल के साथ ऐसा किसने किया होगा। हमेशा खुश ही दिखती थी। मेरे लिए सोच पाना मुश्किल है कि उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ है। 12 मार्च को सेजल के ऑफिस की कोई पार्टी थी। अब अगर सेजल उस पार्टी में जाती तो जाहिर सी बात है आपको तो पता ही होता ना। मेरी इस बारे में उससे फोन पे भी बात हुई थी। प्रतीक, बॉस ने ये केस जीतने की खुशी में एक पार्टी रखी है, लेकिन मुझे ये सेलिब्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पर हुआ क्या? मुझसे बहुत बड़ा गुफअप हो गया। गुफअप? कैसा गुफअप? सर क्लियरली मुझे कुछ नहीं पता है, बट इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू हर वर्क। सेजल ने ये लॉ फॉर्म 4 साल पहले ज्वाइन की थी, पर इसमें गौर करने वाली बात है वो ये कि सेजल ने जितने भी केसेस जीते थे या जितने भी केसेस पे वो काम कर रहे थे, उनमें से ज़्यादातर केसेस वो थे जो पहले उसकी कुलीग कविता के पास थे। मतलब कविता के केस सेजल को दिए जा रहे, जबकि पहले सेजल कविता को असिस्ट कर रही थी। सर ऑफिस की फुटेज में भी हमने कविता और सेजल के एक और कलीग विकल्प को पॉइंट आउट किया था। ये देखिए सर, सेजल ऑफिस से आखिरी बार कविता और विकल्प के साथ जाती हुई दिख रही। सर सेजल के 12 मार्च के सीडीआर के अकॉर्डिंग उसकी आखिरी 2 फोन कॉल्स भी जानने जैसी हैं। सेजल ने रात को 8 बजे आदित्य जैन को कॉल किया था और फिर ठीक उसके बाद राधिका जैन ने सेजल को कॉल किया। आदित्य जैन सेजल का क्लाइंट था और राधिका आदित्य की बीवी। राधिका ने आदित्य पे डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस लगाए थे, केस किया था और इसी केस को सेजल ने जीता था जिसकी खुशी में पार्टी हो रही थी। मुद्दा यह है कि सेजल का क्लाइंट था आदित्य जैन, फिर राधिका ने इसे कॉल क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका से हार बर्दाश्त नहीं हुई? और ऐसा पॉसिबल है सर। आदित्य और राधिका से मिलो और सेजल के ऑफिस में नए सिरे से पूछताछ करनी पड़ेगी। उस पार्टी वाली रात
सेजल आप दोनों के साथ पार्टी से बाहर गए थे, कहाँ गए थे आप लोग? देखिए सर, हम सिर्फ उसके साथ ऑफिस से बाहर तक गए थे। बॉस को तुम पे कितना भी प्राउड हो, पर मेरा असली प्राउड तो तुम हो। मेरी छोटी सी असिस्टेंट ने इतनी तरक्की जो करनी, तरक्की मैंने आपको छोड़ने के बाद ही की है। तो वो कहते हैं ना कि बरगद के नीचे कोई और वृक्ष नहीं पनप पाता, मैं भी नहीं पनप पाती। इसलिए विकल्प, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। अच्छा, तो तुम शुरू से ही इतना बोलती हो? राज ना बहुत ज्यादा मीठा बोल रही हो। थैंक यू मैम फॉर अप्रिशिएटिंग मी। एक्सक्यूज मी। हम तभी वहां से चले गए थे, उसके बाद मैंने उसे एक लड़की के साथ जाते हुए देखा। लड़की? जी सर। कौन थी वो लड़की? आई डोंट नो हर। एक्चुअली काफी अंधेरा था तो मैंने उसे ठीक से देखा नहीं। ऑफिस के बाहर की 12 मार्च की सीसीटीवी फुटेज निकला। अगर ये लोग सच बोल रहे हैं तो पता तो चले सेजल उस रात किस लड़की के साथ गई थी। मैंने तुम्हें रोका था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम्हारी वजह से अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। यार आज तो एक भी ग्राहक नहीं फंसा। मेरे को तो खड़े खड़े नींद लग रही है। चलना घर चलते हैं। मेरी तो बुकिंग आ गई। इसको पूछना, इसको दूध चाहिए क्या? मेरा भी बोनी हो जाएगा। अरे ये मेरे को देने में तो बार्गेनिंग करता रहता, तुझे कहाँ से देगा? जा तो जाके सो जा। आदित्य से केस हार गई थी, वो भी सेजल की वजह से। तो फिर 12 मार्च की रात को आपने सेजल को किस इरादे से कॉल किया? नहीं सर, मैंने उसे कॉल नहीं किया था। मैंने उसके 5-6 मिस्ड कॉल देखे, तब जाकर मैंने उसे कॉल बैक किया था। तो बात क्या हुई थी आपकी उसके साथ? सेजल को गिल्ट हो रहा था। गिल्ट? अब क्या है सेजल? सॉरी राधिका, जिंदगी में पहली बार मैंने एक गलत इंसान का केस ले लिया। कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे आदित्य की सच्चाई पता चल गई है। आई नो, आदित्य नहीं बल्कि तुम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हो। मैं खुद सेजल की बात सुनकर हैरान थी सर। ऊपर से वो बोल रही थी कि वो मेरे लिए आदित्य के खिलाफ लड़ेगी। हाँ बोलो। सर, ये आदित्य के घर पे तो ताला है और मैंने पता किया ये 12 मार्च से ही गायब है और काफी दिनों से इसका फोन भी बंद आ रहा है। आदित्य का 12 मार्च से गायब होना और आदित्य की वाइफ राधिका का ये कहना कि सेजल को उसके लिए गिल्ट हो रहा था, मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस गिल्ट को क्या हम सुसाइड नोट में लिखी भूल से कनेक्ट कर सकते हैं? तो फिर सवाल यह है कि इस केस को जीतने के बाद 12 मार्च को जो पार्टी दी गई, सेजल उसमें शामिल थी। सेजल उस पार्टी में क्यों गई? राधिका की बात पर हम ऐसे ही यकीन नहीं कर सकते, हमें खुद क्रॉस चेक करना होगा। राइट सर। जिस औरत पर अपने पति को टॉर्चर करने का आरोप हो, वो सेजल से बदला लेने के लिए उसको भी तो टॉर्चर करवा सकती है। तो फिर आदित्य क्यों गायब है? सर शायद उसको भी राधिका नहीं गायब करवाओ, वो उसका राज जानता था। अब इस राज से पर्दा तभी उठ सकता है जब हमें पता हो कि आदित्य क्यों गायब हुआ और कैसे गायब हुआ। आदित्य की बैकग्राउंड खंगाल, और मुझे लगता है कि हमें इस बारे में सेजल के बॉस से बात करनी चाहिए। सर हमें सर सेजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन, मतलब मौत दम घुटने से। जिस्म पर चोटों के निशान थे, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेप कंफर्म नहीं करती। वो शायद इसलिए क्योंकि पोस्टमार्टम उसकी मौत के काफ़ी दिनों बाद किया गया। मुमकिन है कि रेप हुआ क्योंकि लड़की के साथ ज़बरदस्ती तो हुई थी। सेजल की हैंडराइटिंग मैच हो रही है और हमारी पनवेल के खबरियों से इंफॉर्मेशन मिली है सर। कैसी इंफॉर्मेशन? पनवेल में सेजल के चाचा चाची रहते हैं। पिछले 7 सालों से दोनों परिवार के बीच कोई बातचीत नहीं है। दरअसल सेजल के पापा की दुकान थी जो सेजल के चाचा ने हड़प ली थी। शैलेंद्र, मेरे पति के गुजरते ही तूने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पहले उनका बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिया और अब उनकी दुकान हड़प ली। अरे मैं अपने बच्चों की देखभाल कैसे करूंगी? मैं हूं ना, खर्चा उठा लूंगा तुम सबका। वो दुकान मेरे पापा की थी चाचा जी, आप वहाँ सिर्फ नौकरी करते थे और ऐसे कह रहे जैसे हम पे एहसान कर रहे हैं। बस सेजल, भाभी समझाओ इसको। भैया के बाद कोई नहीं है मेरे अलावा तुमको पालने वाला। पाला मेरे पापा ने है आपको चाचा, अपनी दुकान में काम देके, और आप हमें पालोगे। जबान को लगाम दो इसकी, नहीं तो हाथ पैर जबान सब काट के रख दूंगा। और भूता है ना तो आके हासिल कर लेना वो दुकान। शैलेंद्र ने हमें सताया तो बहुत था सर, और शैलेंद्र के उस थप्पड़ ने सेजल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया था। कैसा परिवर्तन? लॉ पढ़ रही थी सर। उन्होंने ठान लिया था कि चाचा से हमारा हक लेकर रहेगी। दिन रात उन्होंने पढ़ाई की और उसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। चाचा के खिलाफ केस की पैरवी उन्होंने खुद की थी सर।
उसने अपने जीवन की हर लड़ाई जीती थी सर। समझ में नहीं आता खुद से कैसे हार गई। क्या लगता है आप लोगों को, क्या शैलेंद्र सेजल के साथ ऐसी ज्यादती कर सकता है? सर, आप 7 साल पुरानी बातें कुरेद रहे हैं और इन बातों को हम कब का भूल चुके हैं। हमने हमेशा सेजल और राघव को अपने बच्चों की तरह माना था। विश्वासघात उन्होंने किया। उस दुकान पर इनका भी बराबर का हक था, लेकिन सेजल ने चालाकी से। छोड़ ना अभी सब बातें, कहिए और कुछ है जो आप पूछना चाहते हैं? 12 मार्च को किधर थे आप? यही पनवेल में। पनवेल में कहाँ पे? अपने घर पर ही था। आई डोंट बिलीव राधिका सच बोल रही। राधिका अपने हस्बैंड आदित्य को टॉर्चर करती थी एंड इट्स प्रूवन इन द कोर्ट। अगर सेजल को केस जीतने के बाद ऐसा कुछ लगता तो सबसे पहले वो मुझे बताती। सेजल के मंगेतर ने बताया कि वो काफी दिनों से परेशान थी और जब उसने बार बार पूछा सेजल को कि किस बात को लेकर परेशान है तो सेजल ने बताया कि उससे काम में गुफा हो। अब जैसे कि आपने कहा कि सेजल सबसे पहले अगर कुछ होता तो आपको बताती, तो अगर इस गुफा का ताल्लुक राधिका के केस से नहीं है तो फिर किस बात से जिसको लेकर सेजल परेशान थी? ऐसा कुछ नहीं था और आप ये बेकार के सवाल करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर, मैंने आदित्य के कुछ रिलेटिव से बात की, लेकिन किसी को नहीं पता कि आदित्य इस वक्त कहाँ पे। आदित्य मोती नगर की कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था। वहाँ इंक्वायरी करो, शायद कुछ पता चले। सर इसमें 12 मार्च की सेजल के ऑफिस की बाहर की फुटेज है। सर इसमें वो इस लड़की के साथ बाहर जाते हुए दिख रही है। कौन है ये लड़की? हाँ बरखा बोल। सिमी, गाड़ी वाले ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मुझे पैसे भी नहीं दिए और मेरे सारे पैसे ले लिए। मेरे पास तो वापस आने के लिए पैसे नहीं है। तू घबरा मत बरखा, कहाँ है तू बता मुझे, मैं आती हूँ तुझे लेने। प्रॉब्लम क्या है तेरी? क्या चाहता है तू? फिर से मैं वही दिन देखूं? हाँ? ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? कहीं वजह तुम्हारी दोस्त अंजलि से तो नहीं जुड़ी? हाँ? ये देखो, और मैं बताऊं कि 12 मार्च की रात को अंजलि सेजल से मिलने क्यों गई थी? 35,000 रुपए राघव कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। और क्या करेगा तू इतने बड़े अमाउंट का? क्या हुआ? सच सच बता, बात क्या है? दीदी, अंजलि प्रेग्नेंट है। इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई? सर, मैं गिल्ट में था। कहीं मेरी इसी भूल की वजह से तो दीदी ने। सॉरी। कोई प्रेग्नेंट नहीं थी तुम, ये सब ड्रामा है ना? प्रेग्नेंट हो तुम? कोई प्रूफ है? तुम दोनों ने मेरे भाई को बेवकूफ बनाया सिर्फ पैसे हटने के लिए। अब देखना, ऐसे चार्ज में तुम लोगों को अंदर करवाऊंगी ना कि कभी भूलोगे नहीं। 12 मार्च को सेजल को लेकर कहाँ गई थी? मैं तो बस माफी मांगने गई थी उनसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो दीदी, प्लीज मेरे खिलाफ कोई केस मत फाइल करना। तुमने गुनाह किया है तो सजा तो तुम्हें दिलवा के रहूंगी मैं। नहीं दीदी प्लीज। वो वहाँ से चली गई थी, कहाँ गई वो मुझे नहीं मालूम है। तो हम मालूम कर लेंगे। जरा इन दोनों को मालूम पर घुमाओ। जी सर। माना तुमने हमसे पहले अंजलि की बात छुपाई, पर हमें अभी तक किसी भी होटल कस्तूरी का पता नहीं चला है। दीदी ने मुझे यही बोला था कि वो उस रात होटल कस्तूरी जा रही थी। अगर होटल कस्तूरी वाकई है तो कहीं तो होगा। हर छोटे मोटे होटल की लिस्टिंग करो और ढूंढो होटल कस्तूरी को। और सेजल अपने भाई राघव को एमजी रोड पर मिली थी। एमजी रोड से लेकर सेजल के ऑफिस तक जहां जहां सीसीटीवी है सबकी फुटेज निकलाओ, फुटेज स्कैन करो। सर, ये आदित्य जिस कंपनी में एमडी था वहां से अचानक से रिजाइन करके चला गया। ऑफिस में इंक्वायरी की तो पता चला कि ये वहां पे काम करने वाली लड़कियों को फेवर देने के लिए उनका शारीरिक शोषण किया करता था। ये बात आदित्य के ऑफिस की एक लड़की ने सेजल से कांटेक्ट करके उसे बताई थी। तो पूरे चांसेस हैं कि आदित्य की वाइफ राधिका का बयान सही है कि सेजल उसके खिलाफ एक्शन लेने वाली थी।
क्योंकि आदित्य 12 मार्च से ही गायब है। आदित्य के ऑफिस से उसके बारे में एक और लीड मिली है सर। शायद ही अपने मामा के घर पहुंच सकता है। उठवा। भागा नहीं था मैंने रिजाइन किया था। तुम 12 मार्च से गायब हो। 12 मार्च मतलब उसी दिन जिस दिन सेजल। कुछ नहीं किया है, मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। अपने लॉयर को तो तूने मार दिया। अब किससे बात करेगा? बोल, क्यों मारा सेजल को? देखो, मुझे डराना मत। मुझे क्या लग रहा है तेरे साथ हम यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं? हाँ, रेप और मोलेस्टेशन के चार्जेस लगे हैं तुझे, और तेरे ऑफिस की कई लड़कियों की रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है हमारे पास। बोल अब। मेरे पास प्रूफ्स हैं तुम्हारी असलियत के। मुझे तो खुद पे गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारे जैसे सेक्स ऑफेंडर की पैरवी की मैंने। पर थैंक्स सेजल, तुम्हारी वजह से मैंने केस जीत लिया। मैं राधिका के साथ मिलकर काउंटर केस करूंगी तुम्हारे खिलाफ। कल ही वारंट निकल जाएगा तुम्हारा। मैं डरकर भागा जरूर था, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सेजल के साथ कुछ भी नहीं किया है। राइट सर, मैं पता करने की कोशिश कर रहा था। सेजल ने जिस भूल का जिक्र किया था, क्या भूल ये थी कि उसने आदित्य जैसे गलत आदमी की पैरवी की? अगर हाँ, तो फिर वो 12 मार्च से लेकर 27 मार्च तक खामोश क्यों थी? और कोई भी भूल इतनी बड़ी कैसे हो सकती है जिसकी वजह से सेजल जैसी लॉयर सुसाइड कर ले? सर सेजल ने 5 मार्च को कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उसने कोर्ट से अपील की थी कि 7 साल पहले उसके पिता की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई थी। सर पिटीशन तो अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन सेजल को यह शक था कि उसके चाचा शैलेंद्र का हाथ इसमें था। लेकिन सेजल ने ये पिटीशन 7 साल बाद क्यों फाइल की? आखिर 7 साल बाद उसके हाथ में ऐसा क्या सुराग लगा हो? सेजल की माँ को भी इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सर वो हमें शैलेंद्र के बारे में भी कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अगर सेजल की पिता की हत्या के पीछे वाकई उसके चाचा शैलेंद्र का हाथ था और उसके बावजूद वो 7 साल से बाहर है, तो मतलब प्लानिंग लंबी की होगी। और अब सेजल 7 साल बाद उस पर मर्डर चार्जेस लगाकर उसे अंदर करवाने वाली थी। मोटिव स्ट्रांग है। इस शैलेंद्र के बारे में पता करो, उसकी हर एक हरकत पर नजर रखो। ओके सर। रोज पेट पे लात मारती हूँ मैडम। बकबक बनकर। क्या बकबक मैडम? जो मर्डर करके भाग जाते हो उनको तो आप पकड़ नहीं पाते हो, और हमारे जैसे को दबोच लेते हो आप। क्या बोल रही है तू? किसका मर्डर? मेरी दोस्त का मर्डर। 6 महीने पहले 12 मार्च को हाईवे रोड पे मेरी दोस्त को मार दिया गया था। उसकी सुनवाई हुई अभी तक? चल ठीक है, गाड़ी में बैठ। हाँ बोल। सोनू खबरी बोल रहा हूँ साहब। वो आपके हाईवे वाले केस का क्या हुआ? उन्होंने क्या बोला? ऐसा क्या? अरे साहब वो क्या है ना कि मैंने सुभाष नगर पुलिस को एक चकले का टिप दिया है, और वहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट बोल रही है कि उसकी फ्रेंड का 2 महीने पहले वहाँ पे मर्डर हुआ। मर्डर? हाँ साहब। क्या 12 मार्च को एमजी रोड पर एक और मर्डर हुआ था? हाँ सर, और सेजल भी 2 महीने पहले एमजी रोड पे बेहोशी की हालत में मिली। वो लड़की कौन थी जिसके बारे में खबर नहीं बताया? सर उसका नाम सिमी है, प्रोस्टिट्यूट है, आज ही अंदर हुई है। इस सिमी से मिलकर चांस लेते, शायद कोई काम की बात पता चले। साहब मेरी दोस्त थी बरखा, उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन आपने तो पहले कहा था कि मर्डर हुआ था। साहब किसी ने जानबूझकर उसको गाड़ी से उड़ा दिया था। आपको ये कैसे पता कि किसने जानबूझ के उड़ाया था? हाँ बरखा बोल। मेरे पास ना वापस आने के लिए पैसे नहीं है। तू घबरा मत बरखा, कहाँ है तू बता मुझे। मैं एमजी रोड पे गाड़ी वाला एक लड़की को फेंक दिया। बरखा मुझे कुछ समझ में नहीं आया और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। बरखा ने आपको उस गाड़ी का नंबर बताया था? नहीं साहब, लेकिन बरखा ने बताया था कि ग्रे कलर की कोई कार थी। आपकी बरखा से बात कब हुई थी? मेरा मतलब तारीख क्या थी? सर 12 मार्च को रात के 2-2:30 बजे के आसपास। 12 मार्च की रात को सेजल जहां पर जख्मी हालत में मिली थी उस जगह पर सीसीटीवी नहीं है, लेकिन वहां से 3 किलोमीटर दूर एक सिग्नल है, वहां पे सीसीटीवी है। और रास्ते में कोई भी राइट या लेफ्ट टर्न नहीं है, सीधा रास्ता है। उस सीसीटीवी की फुटेज स्कैन करो
जितनी भी सफेद रंग की गाड़ियां दिखती हैं सबकी लिस्टिंग करो। सर। सर उस रात 2 बजे के बाद उस रास्ते से ये 7 ग्रे कारें गुजरी थी और ये इन 7 कारों के 7 ओनर्स हैं। इन ओनर्स की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि इनमें से ये मनीष, इसका एक होटल है, होटल संतूरी। राघव ने कहा था कस्तूरी। होटल कस्तूरी में गई थी। संतूरी कस्तूरी। सर ये भी तो हो सकता है कि सुनने में फर्क आया। मेरा यकीन कीजिए सर, मेरी सेजल से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तो बेकार में अपने दोस्त के लफड़े में फंस गया। कौन दोस्त? दो महीने से तेरी एक्टिंग देख रहा हूं, पर अब तो इस डंडे पे नाच करेगा। नाच। बोल, सेजल ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बोल। सर मेरा पहले बिल्कुल भी इरादा नहीं था उसे नुकसान पहुंचाने का, बल्कि वो तो ऑफिस की पार्टी मनाने के बाद में उसे मनीष के होटल में मिलने भी आई थी। प्लीज प्रतीक, वैसे भी आदित्य की वजह से मैं बहुत गिल्ट में हूँ। पार्टी करने का एकदम मूड नहीं है। सेजल, ऑफिस में ये सब चलता रहता है। प्लीज प्लीज। कौन 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 कौन? Cheers guys। सेजल, दोस्त है सामने। दोस्त पास में नहीं होते तब भी कौन सा तुम्हारे पास आने देती हो? तुम ना मेरे स्वाभिमान को बहुत हर्ट करते हो। विशाल, सर सेजल के साथ उसके अपनी मंगेतर ने इतना सब किया, फिर भी वो 15 दिन तक चुप रही। जबकि सेजल कोई आम लड़की नहीं थी, एक लॉयर थी, एक ऐसी लॉयर जो लोगों के इंसाफ के लिए ईमानदारी से लड़ती थी। सेजल प्रतीक को बचपन से प्यार करती थी। उसने प्रतीक पर आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन प्रतीक ने उसके भरोसे को तोड़ा। जब इंसान को किसी अपने सबसे ज्यादा करीबी से धोखा मिलता है तो उस इंसान का पूरी इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। सेजल के साथ भी यही हुआ। उसने अपने सुसाइड नोट में यही लिखा कि उसे लग रहा था कि प्रतीक पे भरोसा करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। वो भूल जरूर थी, लेकिन सबसे बड़ी नहीं। सबसे बड़ी भूल थी उसका अपनी जिंदगी को खत्म करना, खुदकुशी करना। हम सब की जिंदगी में दुश्वारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से लड़ते हुए, दुश्वारियों से जूझते हुए, जद्दोजहद करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। मौत किसी मसले का हल नहीं है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।